हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आपकी जो आर की परीक्षा है यह दिसंबर में होने जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लगा डालिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे हैं उनको अपडेट भी करते चलिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो कि बदल जाते हैं तो उनको भी बिल्कुल रिवाइज करके रखिए, एकदम लेटेस्ट रखिए। और इसी क्रम में आपके PYQs के लिए यानी कि 2013 से लेकर 2023 तक आर की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके लिए हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2023 तक आर के जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स यहाँ पर हल करेंगे और बिल्कुल उनको अपडेट करके, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे उनके आंसर आपको बिल्कुल अपडेट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम आर के साथ, और UP वाले भी बिल्कुल ध्यान दें कि UP के लिए भी इसी प्रकार की एक सीरीज अलग से चलाई जाएगी, यानी कि आर का क्रम अलग होगा, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी और PCS के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से ऐसी सीरीज YouTube पर आपको अन्यंत्र और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि और जगह आप देखेंगे तो बस आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा क्या है ये भी देखने को मिल जाएगा। और देखो, साथ ही साथ ये भी है ना कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारी जो वेबसाइट है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उस पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपको जो नए प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए पूरा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो पेपर हुआ था जो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को। 11 फरवरी 2024 की परीक्षा है। और आज हम जो पेपर हल करने वाले हैं यह आर 2023 का प्री का पेपर है। 2023 का प्री का पेपर है और इसमें जो पहला पेपर आपका होता है GS का, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कुल मिला के 140 प्रश्न जो कि MCQs होते हैं आपको हल करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इसी पेपर को आज हम हल कर रहे हैं और ये परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 को। तो सबसे पहले हम 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद क्रम से पीछे चलेंगे और चलेंगे 2013 तक। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, ये घोषणा की गई थी SCO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट है। देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो SCO के द्वारा जो दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो SCO के द्वारा दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है अलमाटी को। एग्ज़ाम में आ सकता है कि SCO के द्वारा दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को घोषित किया गया है, तो अलमाटी। एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि अलमाटी किस देश में है, तो याद रखिएगा कि अलमाटी जो है ये कजाकिस्तान का एक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के संदर्भ में यहाँ पर 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य था कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये तथ्य सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये तथ्य गलत है। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली नाम था, यानी कि केवल पहला कथन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादक राजा राममोहन राय थे, ये अभिकथन है, ये सही है। कारण दिया गया है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसी में प्रकाशित हुए थे, ये कारण भी सही है। यानी कि A और R दोनों सही है। R A की पूरी व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा 3 का, वो बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन C। अब देखो, यहाँ पर व्याख्या नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर 2 तथ्य केवल दिए गए हैं। अब संवाद कौमुदी है, उसके बारे में ये व्याख्या नहीं है, तो 2 तथ्य हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हम उत्तर रखेंगे ऑप्शन C को। अब देखो, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे रीजनिंग से और मैथ से, तो इसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा, ताकि जब आप रीजनिंग का मूड बनाएं, जब आप मैथ के प्रश्नों को हल करें तो बिल्कुल उसी पर आप चलें। और इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कौन सा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका शिमोगा, बेल्लारी और चिकमंगलूर, ये तीनों ही कर्नाटक में हैं, लेकिन श्रीकाकुलम ये जो है आपका कर्नाटक में नहीं है। तो श्रीकाकुलम फ्रेंड्स, ये आपको कहाँ पर मिलेगा बताओ?
तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर था। अब ये करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, उन प्रश्नों को छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर सेम क्वेश्चन आपका रिपीट तो होगा नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए, और उन टॉपिक को आप दोबारा से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी जो आपका चंद्रयान 3 है, इससे प्रश्न बन रहे हैं। तो चंद्रयान 3 का जो टॉपिक है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया था कि रॉसकॉस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था, ये भी सही था। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी सही है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी में जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों ही केवल यहाँ पर तथ्य हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, यूपी की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में आप खास तौर से पढ़ लीजिएगा। अभी देखो यहाँ पर कहा गया था कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, हालांकि ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ कि इस योजना में केवल साहिवाल गिर, देखो कहा गया केवल साहिवाल गिर, थारपारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। तो ये कथन आपका गलत है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के किसानों को और सभी पशुपालकों को डेयरी खोलने तथा दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने के लिए पंजाब से साहिवाल, गुजरात से गिर, गंगा तीरी प्रजाति जैसी देसी नस्ल की 25 गायों को शामिल किया गया था। केवल नहीं कि ये केवल यही 25 किस्म की गायें इसमें शामिल की गई थी। और दूसरी बात ये कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 नहीं बल्कि 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पर आपके गलत हो रहे हैं। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। फिर आगे देखिए, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, ये कथन तो बिल्कुल आपका सत्य है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में भी था, ये भी आपका सही है। यानी कि जो ए और आर हैं दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब कथन है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका जो कथन है ये बिल्कुल आपका सत्य है। और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है, जो तिलहन होता है, तो यानी कि इसका संबंध इससे नहीं है, तिलहन से संबंधित है। तो आर आपका गलत है। तो केवल ए असत्य है, लेकिन ए जो है आपका सत्य हुआ, आर असत्य है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा होता था आपका यहाँ पर, जैसे मंडल हमारा होता है वैसे यहाँ पर होता था विषय, विषय के बाद आपका होता था यहाँ पर भुक्ति, भुक्ति मतलब जैसे हमारा जिला होता है, और इसके बाद आपका होता था वीथ, जैसे कि हमारा होता है ना तहसील, और फिर होता था आपका ग्राम। ठीक है, तो सबसे छोटा जो क्रम था वो ग्राम था, सबसे बड़ा क्रम आपका विषय था। आपका उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी। अब अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, ये बिल्कुल सही क्रम है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ये गलत है। यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो उत्तर देंगे आप ऑप्शन डी को। इसके बाद देखिए, गुर्दे की जो पथरी बनती है वो बनती है ऑक्जालेट का क्रिस्टलीकरण की वजह से, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन बी है। फिर देखेंगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपका कहाँ पर? मखदूम में स्थित है, सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको झांसी में, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। भारतीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो ये मिलेगा आपको कहाँ पर? मऊ में मिलेगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो आपका अगला है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको मोदीपुरम मेरठ में, न कि वाराणसी में। तो इसका उत्तर अगर मेरठ होता तो आपका सही होता, यानी कि यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ये जो है सही सुमेलित नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ पर हो रही G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो जैसे कि आपके जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, G20, G7 और अन्य जो सम्मेलन हुए हैं, उनको भी एक बार आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज जरूर करिएगा। यहाँ पर G20 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका संगत नहीं है कि उसको हम यहाँ पर पढ़ें। जैसे कि ये पूछा गया था कि
प्रतिभागी देश और प्रतिभागी मुखिया का नाम पूछा गया था। यहाँ पर देखो आपका उत्तर था ऑप्शन ए, जोको विडोडो जो थे ये इंडोनेशिया के थे, ना कि ब्राज़ील के थे, तो ये आपका गलत था, बाकी आपका सब सही था। देखो मैंने कहा था ना चंद्रयान-3 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी चंद्रयान-3 मिशन को कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो उनके नाम भी आप रट लीजिए क्योंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। चंद्रयान-3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो ये था APXS। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि APXS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे। ठीक है। एक मार्क के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, सही है। एक मार्क की प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा यानी कि कह रहे हैं FCI के द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत है आपका। पहला सही है आपका केवल, दूसरा वाला आपका गलत है, तो उत्तर बनेगा केवल एक, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। देखो फ्रेंड्स, जो चीनी उद्योग था ये 1903 में चीनी उद्योग की जो पहली मिल बनी थी वो देवरिया में लगी थी, यूपी के देवरिया में लगी थी। और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपके करेक्ट हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी बुक फेयर्स वगैरह लगते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश कौन कौन से होते हैं, फोकस कंट्री कौन कौन सी होती है, कहाँ पर आयोजन हुआ, किसने, उसके बारे में थीम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिया करें। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में प्रश्न था कि ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था, सही है। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, ये गलत है, यानी कि केवल यहाँ पर आपका विकल्प एक आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण होता है डिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ऑप्शन सी आपका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, बंद शीशे की खिड़कियां एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो उत्तर देंगे आप ऑप्शन बी। कौन सा एक भारत में बोर्ड और मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो मसाला बोर्ड है वो कोच्चि केरल में है, ये करेक्ट है। चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है, ये भी आपका सही है। रबर बोर्ड कोएट्टम में है, ये भी आपका सही है। काफ़ी बोर्ड मिलेगा आपको बेंगलुरु में जो कि कर्नाटका में है, ना कि हैदराबाद में है, तो यहाँ पर ये आपका गलत था, तो ये आपका आंसर है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो देखो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1965 में नहीं हुई थी, बल्कि 1963 में हुई थी। 1963 में देखेंगे तो 13 नवंबर के दिन, ठीक है। और यह वाराणसी में स्थित है, मतलब ये भी गलत है, ये बल्कि आपका स्थित है लखनऊ में। तो आपका उत्तर है यहाँ पर 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। देखो आपका जो मधुबनी चित्रकारी है ये संबंधित है आपके बिहार से, लेपाक्षी का संबंध आपका होगा आंध्र प्रदेश से, पट्टचित्र जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा से संबंधित है, और वारली ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको चित्रकारी और राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका सेट बना के आप लोग बिल्कुल रट लिए तो ये अच्छा रहेगा। तेल शोधनशाला और राज्य, यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनियाँ हैं और वो किस स्टेट में स्थित हैं, इस पर प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो बरौनी है तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर, ये बिहार में मिलेगा। बोगाई गांव बताइए कहाँ पर मिलेगा, एक बार गेस करिए आप लोग। बोगाई गांव असम में है। बीना आपका मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, कोयली है आपका गुजरात में। तो इस प्रकार से आपको मैच कराना था। मिराते सिकंदरी नामक पुस्तक के संदर्भ में इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है मिराते सिकंदरी में, ये करेक्ट है। दूसरा है कि इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो दोनों कथन ए और मतलब 1 और 2 दोनों सत्य हैं। गाजा पट्टी के बारे में प्रश्न है कि गाजा पट्टी, जैसा कि आप जानते हैं गाजा पट्टी जो है ये इजराइल में स्थित है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, सही है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, सही है। तो मतलब 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन डी।
यूपी का बजट यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। वैसे आपसे कहना चाहूँगा कि यूपी बजट 2024-25 को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके बाद अनुक्रम में अगला प्रश्न, और देखो यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चन था। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया गया था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 1928 में ही 2 बार साइमन कमीशन आया था, और पहली बार आया था मार्च में, दूसरी बार आया था अक्टूबर में, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली बार फरवरी में आया था, दूसरी बार जो था अक्टूबर में आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट जो थी सौंपी थी, और 27 मई को रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है सही है, दूसरा कथन आपका गलत हो रहा है, तो केवल एक आपका यहाँ पर सही है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। इसे आप यम कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा कि इसरो एक और मिशन लॉन्च करने वाला है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, और ये लॉन्च होगा कब, 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा। कब, 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन, यानी कि शुक्र ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। मिनामाटा रोग जो होता है यह क्यों होता है, तो मरकरी प्रदूषित जल से होता है मिनामाटा रोग। और अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो देखो ये जो दोनों कथन यहाँ पर हैं आपके, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। आर ए की व्याख्या नहीं है, तो आप उत्तर देंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्जन के बारे में क्वेश्चन था कि अंग्रेजी साम्राज्य का ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने, यह कथन सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना की गई थी, घोषणा की गई थी, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। अब देखो जो कलकत्ता अधिनियम की घोषणा हुई थी यह 1899 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना, ये सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो ये 1899 में, एग्जैक्टली जो डेट है वो 6 जनवरी है। 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक इसका कार्यकाल रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का जो महान्यायवादी है इसके बारे में आर्टिकल 76 में आपको वर्णन मिलेगा। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, गलत है, बल्कि वे राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं, ये सही होता। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते, ये भी गलत है। यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर गलत है, ना तो 1 ना ही 2, ये आपका उत्तर बनेगा। जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार होते हैं। यूपी के बारे में देखिए, फिर करंट अफेयर आ गया है, तो यूपी करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था, ये सही है। ताज महोत्सव ये लखनऊ में नहीं था बल्कि ये आगरा में आयोजित हुआ था, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये बिल्कुल भी एग्जाम में इस बार नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस साल जितने भी निधन हुए हैं उनका क्रम कम से कम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आपने देखा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन पहले मरा कौन बाद में मरा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में क्वेश्चन था, तो फिलहाल जितने भी फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनको भी आप पढ़ते रहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो 41 का आपका उत्तर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये कथन आपका गलत है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, ये कथन आपका सही है। उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, केवल 2। ध्यान से समझो इस बात को, जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट था ये 1992 में स्टार्ट किया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और वन्य जीव अधिनियम 1972 क्या कहता है, इसको भी समझ लो। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, आवास,
प्राप्त उत्पादों का व्यापार, विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला कथन है ये गलत है, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण बता रहे हैं कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो असर्शन है, अभिकथन है, ये आपका गलत है। हाँ, कारण आपका जो है वो सही दिया गया है, तो ए गलत है, आर सही है। उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, कौन सा? रीगा, रॉटरडैम, ज़ाग्रेब और ज्यूरिख। तो रॉटरडैम और ज्यूरिख ये जो हैं यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रीगा है वो लातविया की राजधानी होती है। रीगा जो है वो लातविया की राजधानी है। ज़ाग्रेब जो है ये क्रोएशिया की राजधानी है। ठीक है, तो आपका उत्तर 2 और 4 वाला है, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? जैसे कि एंडीज पर्वत आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज पर्वत मिलेगा आपको दक्षिणी अमेरिका में। अल्ताई पर्वत मिलेगा आपको एशिया में। आल्प्स पर्वत ये यूरोप में है, आल्प्स पर्वत। और अपलेशियन कहाँ पर है? तो अपलेशियन मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, नरगिस मोहम्मदी आपका जो नोबेल पुरस्कार होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर खास तौर से ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो शांति पुरस्कार से ही पूछे जाते हैं, तो उसको तो बिल्कुल आप रटे रहिए। कह रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कथन आपका सही है। वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, ये गलत है आपका। तो अभिकथन मतलब ए सही है, आर गलत है, तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। ये मतलब केवल ए आपका यहाँ पर सही है, और बाकी बी सी डी आपके जो कथन हैं वो गलत हैं। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि कौन से कथन गलत हैं, तो बी सी डी आपके गलत हैं यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। अब देखो यहाँ पर जो नियुक्तियाँ बदल गई हैं, सतीश कुमार हो गए हैं अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। फिलहाल यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको मैच कराना था। श्रेथा थाइसंग की जगह थाईलैंड की भी एक नई पीएम बन चुकी हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा। मनोज नाथ ये आपके जो हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ये मालदीव के राष्ट्रपति अभी भी हैं। मनोज नाथ ने एक किताब लिखी है टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, तो ये आपका मैचिंग था। जूमिंग जो है क्या पूछ रहे हैं कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा या जोड़े सही हैं? तो कह रहे हैं कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो विकल्प झूमिंग ये दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, यानी कि पहला आपका सही है। मिल्पा मैक्सिको में होता है, ये भी सही है। लदांग जो है ना, ये लदांग जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। अगर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया होता तो आपका उत्तर यहाँ पर सही होता, तो ये आपका गलत है। मतलब सही है केवल 1 और 2, 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक के लेन देन में जो पिन आप इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था पिन का, तो ये होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर राजधानी शहर और देश पूछा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। युगांडा की राजधानी जो है ये कंपाला है, और किगाली जो है ये रवांडा की राजधानी है। किंशासा जो है आपको पता ही है कांगो की राजधानी है किंशासा, और सूडान की राजधानी है आपकी खार्तूम, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया संगठन है। ये बिल्कुल आपका सही है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है।
पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कथन सही है? एक कथन यहाँ पर सही है, बस वही आपको बताना था, तो मैं वही आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो बस यही सही है। बाकी जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सब यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। जैसे कि पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 साल दिया गया है, ये 21 साल होना चाहिए था। इस प्रकार से आगे बढ़ें तो पूछ रहे हैं कि क्षरण पर विचार करें, और इस प्रकार के क्षरण के क्रम में खेत से मिट्टी के नुकसान, यानी कि किस प्रकार के क्षरण से खेत की मिट्टी को कम नुकसान होता है, उसके बाद किस प्रकार के क्षरण से होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षरण आपको जो है कम से ज़्यादा के क्रम में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि बौछारी क्षरण से सबसे कम नुकसान होगा, उसके बाद परत क्षरण से होगा, उसके बाद नलिका क्षरण से, और फिर अनालिका क्षरण से। तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 3 1, 2 4 3 1 ये आपका क्रम था, ठीक है, यही उत्तर था। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था। तो जो भी निवेश से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसके लिए आप लोग लेटेस्ट डेटा है उसको देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, सही है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? देखो अरब देशों में तो चारों आ जाएंगे, लेकिन अरब प्रायद्वीप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सीरिया जो है वो अरब प्रायद्वीप में नहीं आएगा। बाकी ओमान, इराक और कुवैत ये तीनों आ जाएंगे अरब प्रायद्वीप में, लेकिन सीरिया आपका जो है वो अरब प्रायद्वीप में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर बनेगा 2 और 3, क्या करें, आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ पर ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में, तो देखो सीरिया यानी कि उत्तर केवल आपका यहाँ पर है ऑप्शन ए 4 वाला, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्नों का जो उत्तर होता है उसको देखते समय फिर बोलते समय कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कभी कभी ना इसको समझिए आप लोग। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, ये करेक्ट है आपका, बिल्कुल रट लेना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ये गलत है। इसकी लंबाई जो है ये 2000 किलोमीटर से अधिक है, तो केवल एक आपका यहाँ पर सही है, उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। ऑपरेशन अजय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन अजय, तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी, और यह युद्ध इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन था ये युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने, ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, 1 और 2, तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। इसी प्रकार से एक ऑपरेशन है जिसका नाम है कावेरी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑपरेशन कावेरी को कहाँ पर चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी को सरकार ने चलाया था, भारत सरकार ने, सूडान में, ठीक है। इसके बाद है बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बुरहान उल मुल्क सादत खान अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, ये कथन सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सा लिया था, ये कथन भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1722 में की गई थी सादत खान के द्वारा, ये याद रखना। और इसने दिल्ली में एतमादुद्दौला और हैदर खां के साथ मिलकर सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो यानी कि दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पर कि किताब लिखे गए हैं और उनके लेखक हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी किताब का लेखक यहाँ पर गलत लिखा गया है। जैसे कि एशियन ड्रामा, ये गुन्नार मिर्दल की किताब है, ये आपका सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब एडम स्मिथ की है, ये भी सही है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जी.एम. किन्स की किताब, ये भी सही है। मतलब अब एक बची है तो ये गलत होगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किताब किसकी है? अब कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है, यानी कि यही तो आपका उत्तर बनेगा, ठीक है। ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और टैक्सेशन ये किताब लिखी है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी है आपकी डेविड रिकार्डो ने। क्या नाम है? डेविड रिकार्डो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। सही है, यानी कि ए और आर दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। सही है। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। यदि किसी वर्ष में, खैर ये भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। तो ये कथन सही है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। आर गलत है, ए सही है और आपका जो आर है ये आपका गलत है। तो ए सही, आर गलत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सही है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या भी है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सही है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो उत्तर बन रहा है वो डी बन रहा है, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं वो चलती हैं। इसके बाद देखिए देश और हांगहाऊ एशियाई खेल, तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि सबसे पहले स्थापित हुआ था राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ये 1962 में स्थापित हुआ था। ठीक है। इसके बाद स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, 1963 में स्थापित हुआ था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थापित हुआ था 1975 में। और अयोध्या शोध संस्थान लखनऊ में अयोध्या में स्थापित हुआ था 1986 में। तो ये आप याद रखिए। भरतनाट्यम ये कहाँ पर होता है, तो आपको पता ही भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। सतरिया असम में है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसको आप याद रखिए। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये सही है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर गलत कौन सा है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में मिलता है अनुच्छेद 24 में। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है इसके बारे में अनुच्छेद 129 में वर्णन है, जबकि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। और हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में मिलता है। ठीक है। फिर देखेंगे आगे, कोयला आधारित बिजली संयंत्र राज्य में अवस्थित, जैसे कि आपका जो यहाँ पर कहलगांव है, कहलगांव मिलेगा आपको कहाँ पर, ये मिलेगा आपको बिहार में। खरगोन ये मध्य प्रदेश में है। और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, कोरबा। और कुडगी मिलेगा आपको कर्नाटक में। ये आपको मैच कराना था। इसके बाद देखिए अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो देखो ये जो अफ्रीका में विक्टोरिया का जलप्रपात है, तो यहाँ पर ये जाम्बिया और मोजाम्बिक नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित झरना है। तो पहला तो गलत हो गया, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे लेक्स लोकीय अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयोग की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये क्रमशः कब कब स्थापित हुए थे। तो देखो सबसे पहले स्थापित होता है आपका यहाँ पर लेक्स लोकीय अधिनियम, ये आया था 1860 में। बंगाल टेनेसी अधिनियम ये आया था 1885 में। आयोग की सहमति अधिनियम ये आया था 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आया था 1904 में। तो ये आपका क्रम बनेगा 1 2 3 4।
अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। ये सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो आपका उत्तर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समरकंद और फरगना, ये दोनों याद रखना। समरकंद और फरगना जो हैं दोनों वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं है। तो दोनों ही जो हैं आपके उज्बेकिस्तान में हैं। ठीक है, 2 और 4, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था विश्ववती बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है। कारण बता रहे हैं कि विश्ववती वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए आपका जो है वो गलत है। विश्ववती बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है, ये आपका कथन गलत है। हाँ, विश्ववती वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है, ये आपका सही है। तो केवल आर सही है, ए गलत है। उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। परासरण के बारे में क्वेश्चन था कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित कर जाएंगे, ये कथन गलत। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, ये भी गलत। यानी कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। तो देखो फ्रेंड्स, दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें थाल घाट कहा जाता है। तो थाल घाट का जो क्रम है ये आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपका आएगा थाल घाट, आएगा सबसे पहले थाल घाट, टी लिख लेते हैं। इसके बाद आपका आता है भोर घाट, बी लिख लेते हैं। फिर आएगा आपका पाल घाट। तो TBP इस प्रकार से आप याद रखिएगा: थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट से महाराष्ट्र और नासिक के बीच में आपको जाने के लिए दर्रा बनता है। भोर घाट से आप पुणे चले जाते हैं, पुणे मुंबई का कनेक्शन बनता है। और पाल घाट से केरला और तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, तो ये यहाँ पर आपका जो होगा वो गलत होगा। और एक शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। ये सही है, मतलब पहला वाला जो है ये आपका गलत है, दूसरा वाला सही है। तो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पंजाब के विलय के बारे में। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये करेक्ट है। महाराजा दलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, ये भी सही है। दलीप सिंह को कुल मिला के 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, ये भी सही है। तो मतलब यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। उत्तर चुनेंगे आप ऑप्शन डी को। फिर देखिए ये किताबें हैं उसके बारे में, और आपको बताना है कि ये किताबें किसने लिखी हैं। फुतूह उस सलातिन किताब अब्दुल मलिक इसामी की किताब है ये। तो फुतुहात फिरोज़शाही लिखा है किसने? फिरोज़ शाह तुगलक ने। तारीख़ फिरोज़शाही ये लिखा गया है ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा। खज़ैन उल फुतूह यह आमिर खुसरो की रचना है। तो ये आपको मैच कराना था। फिर ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा आपको। स्कंधावर्त, चालू अनुपात, अम्ल परख अनुपात और सकल विनियोजित पूंजी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेची गई वस्तु की लागत और औसत स्कंध, तो ये आपका बनता है स्कंध आवर्त। ठीक है। ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ और कुल संपत्ति, तो ये बनेगा आपका सकल विनियोजित पूंजी। सकल विनियोजित पूंजी आपका बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा। तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व, तो देखो यहाँ पर जो अम्ल परख अनुपात होता है ये बनता है तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व। और अब आपका है चालू अनुपात। तो चालू अनुपात का मतलब होता है संपत्ति बटा चालू दायित्व। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका संपत्ति। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में कुजबास क्षेत्र के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। रूस का जो कुजबास क्षेत्र है, यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। ये बिल्कुल सही है आपका। जो कुजबास क्षेत्र है यह कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। कह रहे हैं कि नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो नोवोसिबिर्स्क जो है ना, ये कुजबास में नहीं है बल्कि यह एशिया में आता है। तो यहाँ पर केवल आपका पहला कथन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता और खेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो खैर ये अब उतने चर्चा में नहीं है, तो एग्जाम में आएगा नहीं। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जीन गॉटमैन के द्वारा, याद रखिएगा। ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में क्वेश्चन था कि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, गलत। स्टील का सर्वाधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ये सही है। केवल 2 आपका सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में क्वेश्चन था, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, करेक्ट है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। इसके बाद देखिए काला नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर में पैदा होता है ज़्यादातर। देसी घी के लिए जाना जाता है औरैया को, और आंवला के लिए प्रतापगढ़ को, और केला फाइबर के लिए कुशीनगर को। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। इसके बाद देखेंगे बाउनी इमली शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे समसपुर पक्षी विहार अमेठी बता रहे हैं, ये गलत है। ये आपका मिलेगा कहाँ पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको रायबरेली में। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती बता रहे हैं, जबकि ये मिलेगा आपको बलरामपुर में, बलरामपुर। और चीनी मंदिर महोबा में भी नहीं है। चीनी मंदिर कई जगह पर है, जैसे कि कुशीनगर में है, सारनाथ में है, गया में है, लेकिन महोबा में नहीं है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीएडा के बारे में 2 कथन है। एमपीएडा की स्थापना जो थी वो 1972 में हुई थी। तो ये कथन जो है आपका सही है, 24 अगस्त 1972, ये सही है। इसका मुख्यालय बता रहे हैं कि कोलकाता में है, जबकि इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में नहीं है बल्कि यह केरल में है। केरल के कोच्चि में आपको मिलेगा। तो 1 सही है, 2 गलत हैं, केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर देखिए बैंक और स्थापना वर्ष को आपको सम्मिलित करना था। जैसे कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है 1865 में, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है 1881 में, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना होती है 1874 में। तो बैंकों से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको बिल्कुल याद रखिए। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, यानी कि आपको बताना है कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पर बताना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना। तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले आपका बनेगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। पहले तो कोयला ही खोदा जाएगा ना, उसके बाद ही बाकी काम होंगे। तो ये पहला आपका बन गया, ये 1774 में हुआ था ये काम। फिर आपका जो है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई, और ये स्थापना होती है 1956 में। इसके बाद आपका बनता है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया था? 1972 में किया गया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये देखो, हाँ ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो अंतिम में बनता है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL की स्थापना होती है। तो CIL की स्थापना होती है 1975 में, ये आप याद रखिए 1975 में। तो ये आपका क्रम बनेगा, और क्रम रहेगा आपका ऑप्शन सी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष बता रहे हैं, ये गलत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है वो 4 से लेकर 6 वर्ष तक है, और प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है 6 से 11 वर्ष है। तो ये दूसरा वाला तो आपका सही है, पहला वाला आपका जो था वो गलत था। तो यहाँ पर क्या सही है? तो केवल बी सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला, तो देखो फ्रेंड्स, ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, और ये कला कहाँ पर? तो राजस्थान से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। अब देखो यहाँ पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, ये बिल्कुल सही है कि जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण था ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, 1969 में। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण था वो 1980 में स्थापित मतलब शुरू किया गया था, दूसरा 1980 में आया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये 1975 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मैच करवा लेंगे। सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन ए वाला, तो केवल ए और डी में ऑप्शन ए पहले है, तो इन्हीं में से कोई एक उत्तर होगा। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, यानी कि तीसरा विकल्प आएगा, तो ये इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये कथन गलत। अब इसके बाद ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारक शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी, ये भी सही है। तो आर ए की व्याख्या भी करता है, दोनों कथन सत्य भी हैं, तो इसका उत्तर देंगे आप ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखेंगे अनुसंधान संस्थान और शहर, जैसे कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको जोधपुर में, करेक्ट है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, बल्कि ये मिलेगा आपको शिमला हिमाचल प्रदेश में। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में है, ये करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है, ये एक आपका गलत था। पूछा गया था कि कितने युग में सही सुमेलित हैं, तो 1 2 3 3 आपके सही सुमेलित थे, एक आपका यहाँ पर गलत था, तो 3 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद देखिए प्रजनक बीज, आधारी बीज, प्रमाणित बीज और केंद्रक बीज में आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा आपका केंद्रक बीज यानी कि चौथा, इसके बाद केंद्रक बीज के बाद प्रजनक बीज यानी कि पहला, फिर आ जाएगा आपका आधारी बीज यानी कि दूसरा, और फिर तीसरा तो आएगा ही। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये आपका उत्तर है ऑप्शन डी में। इसके बाद देखिए उत्सव हार्नबिल पर्व, ये नागालैंड से संबंधित है, आपको पता ही है। संगाई पर्व ये होता है आपका मणिपुर में, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में, हेमिस पर्व लद्दाख में, तो ये आपको मैच कराना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, करेक्ट है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आपका सैयद वंश है ये चौथे क्रम में आएगा। पहले क्रम पर आपका आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर आता है आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश में जो पहला शासक है वो 1414 से लेकर 1414 से लेकर गलत हो गया 1414 से लेकर 1421 तक ये खिज्र खां रहा, यही संस्थापक रहा था। इसके बाद मुबारक शाह आता है, ये 1421 से लेकर कब तक रहा है, तो 34 तक। फिर क्रम आता है मोहम्मद शाह का, 1434 से लेकर 1443 तक रहा। और अंतिम रहा था आलम शाह, 1443 से स्टार्ट होता है, 1451 तक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो क्रम बनेगा आपका 1 3 2 4 बनेगा, 1 3 2 4 ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो गलत हो गया है आपका, यहाँ पर होना चाहिए था आपका पीतल, तो ये आपका सही हो जाता, यानी कि विकल्प ए आपका जो है ये गलत निकल गया। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, ये सही है। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन बनेगा डी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो ये आपका आएगा 31.2%, ठीक है। और अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, ये भी सही है। क्या होता है ना कि जो मूसला जड़ होती है ना वो नीचे तक जाती है, आपको पता ही है, और जो मतलब रेशेदार फसलें होती हैं उनकी जड़ ऊपर ही रहती है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जड़ें आपस में इंटरफेयर नहीं करती हैं, तो ए और आर
दोनों सही हैं। आर्य की व्याख्या भी करता है। तो उत्तर बनेंगे ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो आएगा आपका मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसके बाद आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, फिर आएगा लोकतंत्रात्मक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये क्रम रट लीजिएगा क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में अगर पूछा गया तो। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार करिए। पाई मेसान की खोज देखो सबसे बाद में हुई होगी इसकी खोज, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले खोजा गया था। आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो था वो सबसे पहले खोजा गया। इसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, फिर पाई मेसान की खोज हुई थी, ठीक है। तो 3 4 2 1 आपका यहाँ पर क्रम बनेगा। 3 4 2 1 ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी टॉमसन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी, और ये खोज हुई थी 1897 में। फिर प्रोटॉन की खोज की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड। इन्होंने 1917 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो मतलब 20 साल के बाद, इलेक्ट्रॉन के 20 साल के बाद प्रोटॉन की खोज हुई, और प्रोटॉन की खोज के कुछ ही सालों के बाद मतलब न्यूट्रॉन जो था ये 1931 में खोज दिया गया। तो आप देख रहे हैं ना कितना कितना समय लग रहा है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, याद रखना। पाई मेसान जो था ये 1935 में खोजा गया था, याद रखना। युकावा ने खोजा था पाई मेसान को, तो याद रखना इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये तो आसान क्वेश्चन था। ये 1872 में लॉर्ड मेयो, और इसके बाद लॉर्ड रिपन वाले में जो कि शुरू हुआ था 1881 में हुआ था। तो पहली गणना यहाँ पर यही मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, गलत। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, ध्यान रखना। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड। पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड, ये 4 आर्थिक क्षेत्र हैं यूपी में। और उत्तर प्रदेश में 11 नहीं बल्कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो बस दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो रहे हैं आपके, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो ये आपका उत्तर बनेगा। तो जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मैं उनका नाम ले लेता हूँ, ध्यान सुनो। केंद्रीय मैदानी, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, भाबर और तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। जब क्लासेस में लूँगा तो आपको हर बात बिल्कुल मैप पर क्लियर कर दूंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। कोयला के बारे में क्वेश्चन है कि कोयला के संदर्भ में भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। फिर क्वेश्चन है आपका कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा एक सही क्रम है? क्या पूछ रहे हैं? घटते जनसंख्या घनत्व वाले, सबसे पहले क्या रखेंगे आप? सर्वाधिक वाला। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। बिहार में कुल मिला के जो आपका जनघनत्व बन रहा है वो 1106 है, ये सर्वाधिक है। उसके बाद आपका आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है 1028। फिर आपका बनेगा यूपी, यूपी में कितना है? यूपी तो चौथे नंबर पर जाएगा ना, क्योंकि इससे ज़्यादा है केरल का। केरल में है 860 और यूपी में है 829। तो वेस्ट बंगाल ये आपका हो जाएगा बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और यूपी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। विटामिन सी की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा आपको स्कर्वी। फॉलिक अम्ल की कमी से हो जाता है रक्ताल्पता। विटामिन ए कम हो गया तो रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से बनता है बेरी बेरी। तो ये आपको मैच कराना था। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। बिपिन चंद्र पाल वो ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे, करेक्ट। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ध्यान देना कि न्यू इंडिया नाम की 2 पत्रिकाएं आती थी, एक साप्ताहिक थी,
जिसको प्रकाशित किया था बिपिन चंद्र पाल ने। एक न्यू इंडिया डेली भी आती थी, और जो न्यू इंडिया डेली आती थी उसको एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ध्यान रखना इसको। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये 2020 में शुरू की गई थी योजना। और मुस्कान स्कीम आई थी 2021 में, 2021 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। और क्या बन रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी, 2018 में। ठीक है, तो ये आप रट लेना, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। रुद्रमा के बारे में, महारानी रुद्रमा के बारे में, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, तो ये सही है आपका। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर रानी रुद्रमा देवी का जो टाइम लाइन है वो 1259 से 1289 तक है। ठीक है, काकतीय वंश की थी रानी रुद्रमा, ये चौथी स्वतंत्र और प्रथम महिला शासकिया थी, ये याद रखना। इसके बाद रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। यूपी के चारकुला नृत्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रज होता तो सही होता, यानी कि पहला कथन आपका गलत। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, ये सही है आपका। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही है, केवल 2। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित पर विचार करिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब कम से ज़्यादा के क्रम में हमको जाना है। तो देखो, सबसे जो है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें जो थी सबसे कम आएंगी। इसके बाद फिर इंफ्रारेड आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा विजिबल रेज, और फिर आपका हो जाएगा एक्सरे। तो जो आवृत्ति का बढ़ता क्रम है इसी प्रकार से होगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये बिल्कुल सही है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, तो इसी वजह से तो आपका जो क्वथनांक है वो भी घट जाता है। तो यहाँ पर केवल अभिकथन ए सही है और आर जो है वो गलत है, तो आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी। फिर देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 239। तो क्या कह रहे हैं कि सूचियों के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, ये आपको पता ही है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करवाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 98 ये आपका हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन और संसद का सचिवालय, ये बनेगा अनुच्छेद 239 में। तो इस प्रकार से आपका ये क्रम बनेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। जो आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, इसे कहेंगे आप DS, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो वो न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है आपका। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी आपका सही है। तो 136 में आपका जो उत्तर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है कि मुगल शासकों द्वारा विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहादुर शाह पहले स्थान पर आएगा, इसके बाद जहांगीर शाह आएगा, उसके बाद फर्रुखसियर आएगा और फिर मुगल शाह, मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर आपका जो क्रम बनेगा बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह बनेगा। मैंने आपको यहाँ पर टाइमिंग भी लिख दी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ये सही है। भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का नहीं होता बल्कि ये देश का होता है, यानी पर केवल आपका यहाँ पर अभिकथन सही है, कारण आपका गलत दिया गया है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक, तो विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को।
विश्व वन्यजीव दिवस यह 3 मार्च को होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्वास दिवस ये होता है 7 अप्रैल को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मैच करा लेंगे। ये सभी 140 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि रूबी लेज़र ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, गलत। रूबी लेज़र ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये सही है आपका, यानी कि केवल दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। रूबी लेज़र के बारे में फ्रेंड्स जान लीजिएगा, आपको बताना चाहेंगे कि यह ठोस अवस्था वाली लेज़र होता है और 1960 में इसे थियोडोर एच टेडमैन के द्वारा उत्पन्न किया गया था और जब ये उत्पन्न हुई थी तो इसने लाल प्रकाशपुंज उत्पन्न किया था। तो इस प्रकार से ये आपके 140 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पेपर की ओर। आप लोग अगर अभी तक प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको अपडेटेड वर्जन में यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।